हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने कल मैकेनिक्स क्या ब्रांच है फिजिक्स की वो पढ़ा। मैकेनिक्स की भी कितनी ब्रांचेस हैं, जैसे डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स, वो क्या क्या होती है वो पढ़ा। फिर हमने बॉडी इन रेस्ट कब कहलाएगी और बॉडी इन मोशन कब कहलाएगी ये पढ़ा। साथ में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज भी पढ़ा। स्पेशली एग्जाम्पल लिया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यही कल एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आप सबके साथ ये टॉपिक क्लियर किया था। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों जरूरी होती है। वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वो स्केलर जैसे डिस्टेंस और स्पीड स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब टॉपिक आपको पता होने चाहिए, तभी काइनेमेटिक्स आपको समझ में आएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कल वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, पहले आप उसको देखिएगा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज वाली बात आपको आगे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। पहले का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि या तो आपने वो पिछली वीडियो देख ली है या वहां तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलना शुरू करते हैं। आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन तीन तरीके के हैं, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एक ही में मान के चल रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, इनमें भी बहुत बड़ी जो इनमें डिफरेंस है कि ट्रांसलेटरी मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन क्यों नहीं आएगा, वही इसमें डिफरेंस है कि रोटेटरी मोशन में सर्कुलर मोशन क्यों नहीं आएगा। तो दो तरीके के होगा, ये एक ही बात है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑक्सिलेटरी मोशन तीसरा मोशन है। ऑक्सिलेटरी मोशन तीसरा मोशन है। उसका एक स्पेसिफिक केस क्या हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन, और स्पेसिफिक केस हार्मोनिक मोशन। आप कहिए सर ये कैसे? जैसे हर पैरालेलोग्राम होते हैं, 4 साइड्स होती है पैरालेलोग्राम, तो वो समझिए ऑक्सिलेटरी मोशन। मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि पैरेललोग्राम को आप ऑक्सिलेटरी मोशन मान लीजिए, मैं बता रहा हूं। अब पैरेललोग्राम की एक स्पेसिफिक फिगर हम मान के चलिए रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो है तो वो पैरेललोग्राम ही, रेक्टेंगल भी, तो उसकी एक स्पेसिफिक फिगर ली तो वो हो गई वाइब्रेटरी मोशन। और एक हमने स्पेसिफिक फिगर ले ली स्क्वायर, तो वो भी क्या हो गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है? यानी ऑक्सिलेटरी मोशन की ही एक स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक जब मोशन कर रहा होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन में एक कोई बॉडी एक स्पेसिफिक रूल के तहत मोशन कर रही होती है, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रही होती है। वो रूल बताऊंगा क्या है, वो डेफिनेशन क्या है, आई विल टेल यू लेटर। तो वो कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी, जब एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रही होगी, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां तक बात आपको समझ में? अब मैं ये सारी चीजें 1 बाय 1 आपको समझाता हूं, इज दैट क्लियर? और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक वर्ड आएगा पॉइंट मास बॉडी या पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी। ये क्या होता है, अब मैं इसको पहले डिस्कस कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी और अ पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी को हम पार्टिकल ही मान के चलते हैं। ये एक पॉइंट मास बॉडी है, ठीक है। इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस ये है। इस बॉडी ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की है, तो इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, बॉडी के द्वारा कितनी बड़ी डिस्टेंस कवर की गई, और बॉडी का साइज बहुत छोटा हो।
अब पॉइंट मास से बच्चा यही समझता है कि बस बॉडी इतनी शेप की हो, पार्टिकल या पॉइंट मास बात तो समझता है कि पार्टिकल भी इतना सही होता है और पॉइंट मास भी इतना सही होता है, यानी इसी की बात चल रही है ना। ना ये तो हाई है, ये तो हाई है कि पार्टिकल कहलाया पॉइंट मास, लेकिन कब है ये? जब ये पार्टिकल और पॉइंट मास कहलाया जब इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस इतनी इसकी खुद के साइज से बहुत बड़ी हो, तो इसका खुद का साइज कितना था? इतना था, और इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। तो ये बॉडी मतलब ये क्या कहलाएगा? पॉइंट मास बॉडी, यानी पॉइंट मास या पार्टिकल। अब इसका मतलब नहीं है कि हर बॉडी जो इतनी होगी साइज में वो पॉइंट मास कहलाएगी ना, गलत। मैं सीधा चलते चले जाऊं, सीधा, ठीक है, और 100-200 किलोमीटर निकल आऊं। अब मैं तो इसमें साइज का नहीं हूं ना, मैं तो इतना नहीं हूं, मैं तो पार्टिकल, आप जो अभी तक पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी इसे मानते हैं कि ये पॉइंट मास बॉडी है, ये पॉइंट मास बॉडी है या पार्टिकल है, तो मैं तो उतना नहीं हूं, लेकिन मैं भी पॉइंट मास हो गया। कब? जब मैं 100-200 किलोमीटर चलता चले जाऊं, यानी मेरा जो साइज है, मेरा साइज ये है, मानिए सपोज ये अपने में कहने लगे सर आप ये क्या, ठीक है, मेरा साइज ये है और मैं 500 किलोमीटर दूर चला जाऊं, तो 500 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर चले जाऊं, तो मेरे द्वारा चली गई डिस्टेंस मेरे साइज से बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरा साइज बस इतना है, 5 फुट 5.5 फुट, ठीक है, और मैं चले जाऊं 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो मैं उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पॉइंट साइज का हो गया। अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसे तो हम ये पॉइंट साइज नहीं मान सकते, ये पॉइंट साइज अर्थ को आप लोगों के अकॉर्डिंग या पार्टिकल नहीं मान सकते। कब? जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रही होती है, ये अर्थ हो जाएगी कब? ये हमारी अर्थ है, जब अर्थ किसके घूम रही हो, रिवॉल्यूशन किसका लगा रही है? सन का, क्योंकि अर्थ ये जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ बिटवीन, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसे हम रेडियस भी कह सकते हैं रिवॉल्यूशन की, अर्थ की, तो वो बहुत ज्यादा होती है अर्थ के साइज से, अर्थ के डायमीटर से ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इस रेस्पेक्ट में अर्थ भी क्या मानी जाएगी? पॉइंट साइज। जबकि अर्थ तो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भूटान, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, सब कुछ अर्थ में बसा है। साथ साथ महासागर, रिवर्स, लेक, जाने क्या क्या, फॉरेस्ट, अमेजन झील और न जाने क्या क्या, माउंटेन्स बड़े बड़े, तो क्या पॉइंट साइज है ना? वैसे पॉइंट साइज नहीं है, लेकिन जब बात करेंगे सन के, जब चारों ओर अर्थ घूमती है, रिवॉल्यूशन लगाती है सन के और सेंटर मान के, या फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, क्या नाम है, जब हमने कैप्लर की इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, लेकिन कुछ देर को हम सर्कुलर मान लेते हैं, तो जो वो रेडियस होती है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा हो जाती है अर्थ के डायमीटर से। अर्थ के डायमीटर से वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके अर्थ समझो इतनी सी रह जाती है, इतनी सी, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अर्थ भी उस केस में पॉइंट मास माना जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जरूरी नहीं है वो पॉइंट साइज की हो या पार्टिकल हो, पॉइंट मास पॉइंटिंग में हो या पार्टिकल हो, जब उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस उसके खुद के साइज से बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो पॉइंट मास कहलाएगा। जरूरी नहीं है उस पॉइंट शेप में ऐसे करके ही होगा, तभी पॉइंट मास कहलाएगा। मैं भी पॉइंट मास हो सकता हूँ अगर मैं 500-600 किलोमीटर चले जाऊं, क्योंकि 500-600 किलोमीटर मेरे द्वारा जो चली गई डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैं कितना सा होगा? इतना सा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो पॉइंट मास आएगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब एक एक करके बात करते हैं। मोशन निकाल दिया मैंने, क्योंकि समझाना भी था। तो इन दिस मोशन पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी, ये मैंने समझा दिया, पार्टिकल चलेगा, पॉइंट मास इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सीधी सीधी बात है, ये पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, या ऐसे या ऐसे या ऐसे। अब स्ट्रेट का मतलब ये बच्चा समझता है ऐसे, ये ऐसे गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। समझ में आ गया? वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? एक बार में 2 डायमेंशन। अब
कोई बच्चा कहेगा कि सर ये 2 डायमेंशनल हो गई, ना ना ना, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है इसकी। फिर जब यहां रुक गया, अब ये वाला कंसीडर करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, फिर यहां रुक गया, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है। कहने का मतलब मैं जब ऐसे करके चला स्ट्रेट, अब मैं मुड़ गया तो ये, तो मेरा टोटल मोशन एक ही डायमेंशन में चल रहा है, एक बार में एक, या तो लेंथ में चल रहा हूं या ब्रेथ में। अब ये कुछ देर को मान लो एक बच्चा लेंथ में चला फिर ब्रेथ में चला, जैसे अगर ऐसे चल रहा हो, ऐसे मान लो ये, तो इंसान कहेगा सर ये तो 2D हो गया। यहां से यहां तक लेंथ में चला तो एक ही डायमेंशन थी, लेंथ ही लेंथ, तब तो ब्रेथ नहीं थी। इसमें जब चला तो केवल ब्रेथ ही ब्रेथ थी, लेंथ नहीं थी। तो 1 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, तो ये 1 डायमेंशनल हो गया, इसलिए बट डायरेक्शन उसमें बदली है, पाथ उसका स्ट्रेट ही रहा। तो जब एक पार्टिकल या पॉइंट मास की बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसका क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। सही है। और यही अब बॉडी हो यानी पार्टिकल ऑफ पॉइंट मास ना हो, अब समझ में आया। यानी इसमें जो बॉडी होगी ये पार्टिकल होगा, ये बहुत लंबी डिस्टेंस चलेगा अपने साइज में, अपने साइज के रेस्पेक्ट में। मैं ये ले लूं, मैं अपने साइज के रेस्पेक्ट में जब 500 किलोमीटर चला जाऊंगा, मैं ही हूं मेरा साइज, तो मेरा वो मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। जब मैं सीधा चलता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा चली गई डिस्टेंस मेरे साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या हो गया, पॉइंट मास, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। और मैं ही हूं, लेकिन मैं इस कमरे में चला, बस ये जो रूम है यहां से वहां तक चला, तब मेरे द्वारा चली गई डिस्टेंस मेरे साइज से बहुत ज्यादा कम हुई। अरे 10 कदम में पहुंच जाऊंगा मैं, तो मेरे साइज के रेस्पेक्ट में, यानी मैं जब यहां हूं और मैं 500 किलोमीटर चला गया, तो मेरे द्वारा चली गई डिस्टेंस मेरे साइज से बहुत ज्यादा हो गई, मेरा साइज नेग्लिजिबल हो गया उस डिस्टेंस के सामने। 500 किलोमीटर कहां और कहां, 5 साढ़े 5 नेग्लिजिबल, तो वो मोशन मेरा किसमें आ गया, रेक्टिलिनियर मोशन में। और वही मैं ही हूं और मैं बस इस कमरे तक जाता हूं, यहां से वहां तक, तब मेरा मोशन काय में आ जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन में। तब क्योंकि मैं पार्टिकल या पॉइंट मास नहीं रहूंगा, तब मैं क्या कहलाऊंगा, बॉडी कहलाऊंगा। समझ में आ रहा है, तब मैं बॉडी कहलाऊंगा। और बॉडी क्या होगी, कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, तब मैं पार्टिकल नहीं कहलाऊंगा, हूं नहीं। लेकिन जब मैं 500 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं अपने आप को एक पार्टिकल मान लूंगा बस, क्योंकि मेरे द्वारा चली गई डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, किससे, मेरे साइज से, तो मैं पॉइंट मास हो गया। लेकिन वही मैं अगर इस कमरे में चल रहा हूं तो मेरे द्वारा चली गई डिस्टेंस मेरे साइज से बहुत ज्यादा नहीं है, यानी मैं अपने आप को नेग्लिजिबल नहीं कर सकता हूं अपने द्वारा चली गई डिस्टेंस से। जब मैं इस रूम में चल रहा हूं तब मैं एक बॉडी हो गया, उस केस में मेरी बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। अब पार्टिकल नहीं रहा मेरी, अब मैं बॉडी हो गया और मैं कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हूं, ठीक है। तब क्या होता है, रेक्टिलिनियर तो समझ में आ गया, सारे स्ट्रेट लाइन में चले, पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर खत्म। अब समझ लो, अब इसे थोड़ा सा रंगीन करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे चौक की जरूरत पड़ेगी। अब ये बॉडी है, देखना ए बी, ठीक है। और ये बॉडी यहां पे आ गई, अब देखा ये पॉइंट मास नहीं रहा, देखो इसकी साइज इतना है और ये यहां से यहां तक गई, तो नेग्लिजिबल नहीं कर, ए वाला यहां से यहां तक गया, बस इतनी डिस्टेंस चला है, ए यहां था यहां पे आ गया है, या बी यहां था यहां पे आगे चलते हैं। जैसे ये चौक मान लो, ये ए ये बी यहां से चलते यहां आ गई, तो अब इस चौक में डिस्टेंस जो चली क्या उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, अरे नहीं भाई, ये तो इसका भी साइज है। अब ये थोड़ी है, ये चौक 100-200 किलोमीटर चल गई होती तब इसका साइज नेग्लिजिबल होता, तो ये पॉइंट बस या पार्टिकल कहलाती। अब ये क्या कहलाएगी, बॉडी, क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस चली है, अपने साइज, इसका साइज नेग्लिजिबल नहीं मान सकते इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो अब ये क्या हो गई, बॉडी। अब नीचे ही चल जाऊंगा, ये पॉइंट मास बॉडी। अब ये बॉडी कई चीजों, कई पार्टिकल से मिलकर बनी है, लाइट से
ए बी सी डी, सही है, सी डी। अब सुनो, ये कब कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन? जब सारे पार्टिकल्स जिससे ये बॉडी मिलकर बनी हुई थे ए बी सी डी ई से, तो वो सब क्या एक अलाउंग पैरेलल या स्ट्रेट लाइन चले। जैसे ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ए बिल्कुल सीधा यहां पहुंचा, सी यहां पहुंचा, डी यहां पहुंचा, ई यहां पहुंचा, बी यहां, सारे स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां पहुंचे। दूसरी बात, अगर ए ने यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर चला है, तो बीवी यहां से तो सीवी यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेंटीमीटर ही चले, डीबी यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेंटीमीटर ही चले, ई की भी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर ही हो और बी की भी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर हो। यानी सारे पार्टिकल्स जिससे ये बॉडी मिलकर बनी है वो पैरेलल चले या स्ट्रेट लाइन में। बात वही है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है या स्ट्रेट लाइन में। और सबके बीच की डिस्टेंस जितना ए चला, अगर 10 सेंटीमीटर, उतना ही सी को भी 10 हो, उतना ही डी की भी 10 हो, उतना ही ई की भी 10 हो और बी की भी 10 हो, चली गई डिस्टेंस। यानी ये ए और बी मान लो कुछ देर, ये ए और बी, ये ए यहां से उठते यहां आ गया तो ये 10 चला, तो बी भी यहां से उठते जब यहां आया तो 10 हो और बीच के सारे जो पार्टिकल जितने वो भी 10 हो। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। अब आप कहोगे सर इसमें तो स्ट्रेट लाइन आ गई, पैरेलल नहीं आया। पैरेलल भी आता है बेटा, अब आप कंफ्यूज ना हो लो। अब मैं एक बॉडी, परेशान ना हो, मैं तुम्हें सब सिखा दे रहा हूं। लो, ये एक बॉडी ले रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये कोई बॉडी थी, स्क्वायर रेक्टेंगल वॉट एवर शेप यू वांट यू कैन से। अब ये यहां से यहां आ गई। अब ये मत कहना सर आपका साइज बड़ा छोटा हो गया। भाई मैं तो एक अंदाजन बना रहा हूं कि ये उतना ही है। अब ये छोटा लग रहा है देखने में, ये बड़ा हो गया, भैया ये बॉडी मोटी बीच में से कुछ खाया ना होगा कि मोटा हो गया। मैं बस स्केल नहीं लेके चलाऊं, आप मान के चलिए ये बिल्कुल शेप एंड साइज में इक्वल है। अब यहां बना ले रहा हूं डी जी सी एफ ई ए एच। अब देखो भैया, डी सी यहां से यहां तक ये आया चला, ये डी जी सी वाला ये जो लाइन है ये यहां से यहां तक आई। ई एफ यहां आ गया, ई एफ ये पॉइंट था, जब ये बॉडी यहां से आई तो यहां आ गया। ए एच बी वाली सपोज करो ये आ गई, ए एच बी का वो यहां, तो भैया ये पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ये और ये स्ट्रेट लाइन, डी जी सी तो स्ट्रेट लाइन में आई, ई एफ स्ट्रेट लाइन में आई, ई एफ के सामने ई एफ स्ट्रेट लाइन में, ए एच बी के सामने ए एच बी, लेकिन आपस में ये क्या हो गए? पैरेलल तो आए। डी जी सी पैरेलल आया ई एफ के और ई एफ पैरेलल आया ए एच बी के और डी जी सी ए एच बी के, आपस में ये सब क्या होगा? पैरेलल है। जितनी डिस्टेंस डी में चली हो उतनी ही ई में चली हो, उतनी ही ए में चली हो, उतनी ही सी में चली हो, उतनी ही एफ में चली हो, उतनी ही बी में चली हो, उतनी ही जी में चली हो, उतनी ही एच में चली हो। तब ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन, और एक दूसरे के पैरेलल या स्ट्रेट लाइन में। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी भैया वही है, इसमें पार्टिकल या पॉइंट मास, यानी ये पार्टिकल है, ये जब ऐसे घूम रहा है, यानी इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस इसके साइज के रेस्पेक्ट में क्या हो? नेग्लिजिबल हो। यानी ये सॉरी
इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसका साइज उल्टा बोल गया, इसका साइज इसका साइज जैसे ये सेंटर है, ये बॉडी घूम रही है, ठीक है। तो इस बॉडी का साइज, ये जो जिस रेडियस में घूम रही है उसके रेस्पेक्ट में इस बॉडी का साइज क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो ये क्या कहलाएगी, पॉइंट मार्क, और तब ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन, और ये क्या कहलाएगा, रेडियस, और ये क्या कहलाएगा, सेंटर। ये क्या कहलाएगा, सेंटर इस बॉडी के लिए, जब इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस सॉरी या रेडियस इसके खुद के साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, ये पॉइंट मार्क कहलाएगा, और ये रेडियस और ये सेंटर कहलाएगा, तब ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब वही ये एक फुल बॉडी है, ये इस रेडियस में घूम रही है। अब इस बॉडी का साइज, ये जो साइज है, ये जो साइज है इस बॉडी का साइज इसकी रेडियस के साइज में, इसके रेडियस के साइज में नेग्लिजिबल नहीं है भैया, तो ये अच्छा खासा साइज है, इस रेडियस में घूम रही है और इसका खुद का साइज इतना है, तो नेग्लिजिबल तो नहीं। तब ये क्या कहलाएगी, तब ये क्या कहलाएगी, बॉडी। अब ये कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी। अब यहीं से समझ लो, बात आपका समझ आ जाएगी। ये मान के चल रहे हैं हम ए बी सी डी, चार पार्टिकल्स ये बॉडी में। अब तो ये बॉडी हो गई ना, तो ये कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी बॉडी। क्या हो गई कि इसका साइज, इसकी जो रेडियस है जिसमें ये घूम रही है, तो नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, इसलिए ये बॉडी होगी। तो बॉडी कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी। इन दिस मोशन ऑफ बॉडी मूव सच दैट ऑल इट constituent particles move simultaneously along a concentric circle. Along a concentric circle का मतलब क्या होता है, अब देखते हैं concentric circle क्या होता है। यहां से ज्यादा अच्छा तुम्हें समझ में आएगा, उसे हटा दो। ये वाला जब घूम रहा होगा तो देखो भैया ये ऐसे घूम रहा होगा, सी वाला, ए वाला तो खैर ऐसे इसमें घूम ही रहा होगा, ए और बी। डी वाला ऐसे घूम रहा होगा भैया, ये पूरा ऐसे करके घूम रहा होगा, टिन 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 टिन। अब कौन सा ये टच क्यों नहीं कर रहे भाई, मैं कैसे तुम लोगों को समझाऊं कि मैं वो लेके नहीं बैठा हूं क्या, प्रोटेक्टर, कंपास, स्केल, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ जाए। मैं दो से समझा दे रहा हूं और उससे ज्यादा बन नहीं पाएंगे, बनेंगे तो बहुत, लेकिन मैं तो उससे नहीं समझा पाऊं। अब सुनो, इसका साइज, ये जो साइज है बॉडी का, ये जो बॉडी का साइज है और ये जो घूम रही है, ये इसकी रेडियस हो गई। इस रेडियस के रेस्पेक्ट में, इस रेडियस के रेस्पेक्ट, ये जो रेडियस के रेस्पेक्ट में ये साइज बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो है, बहुत ज्यादा, यानी इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकती। तब ये कहलाएगी एक बॉडी, तब पार्टिकल नहीं कहलाएगा। बॉडी कई सारी पार्ट मिलकर बनी होगी, ए से, बी से, एक ले लो भैया सी और एक ले लो डी, इनको भी जोड़ के चलो। अब देखो भैया, यहां पे जब पहुंचा होगा ये, तो डी यहां पहुंचा, ए यहां पहुंचा, सी यहां पहुंचा, डी यहां पहुंचा, डी यहां पहुंचा, ए यहां पहुंचा, सी यहां पहुंचा, डी यहां पहुंचा। फिर अंदर वाले में, अंदर वाली रेडियस पे ये फिर ए पहुंचा, ये बी पहुंचा, ये सी पहुंचा, ये डी पहुंचा। अब देखो ये पार्टिकल है, चार से ए बी सी डी, ये बॉडी चार पार्टिकल से मिलकर मान रहे हैं।
अब जब ये इस फिक्स पॉइंट के चारों घूमेंगे, देखो तो बी वाला कहा गया यहां, ए वाला कहा गया यहां, और सी और डी ये सी और डी यहां है। समझ में आ रहा? ये ए बी सी डी चार पार्टिकल, ये जब ऐसे घूमी, देखो बी पहले बी देखना, ये तो बी यहां गया, ए देखो ये ए यहां गया, सी और डी ऐसे सी और डी गया, फिर ऐसे घूमते घूमते डी यहां, ए यहां, और ये सी के पीछे पीछे डी चल रहा है, सी और डी भाई भाई है, सी आगे आगे डी पीछे पीछे, सी आगे आगे डी पीछे पीछे, और एक इस वाले, अब ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। तो ए के लिए ये एक सर्कल हो गया, लेकिन इस सर्कल का सेंटर यही है। सी और डी के लिए ये एक सर्कल हो गया, लेकिन इस सी और डी का जो रेडियस है वो यही है, सेंटर ही हो गया। यानी ए के लिए रेडियस ये हो गई, सी डी के लिए रेडियस ये हरी वाली हो गई, और बी के लिए बी भी ऐसे घूम रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर यही है, लेकिन रेडियस बाहर वाली हो गई, पी के लिए बाहर वाली, तो रेडियस सबकी अलग अलग हो गई, सेंटर एक ही है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूमता है, इज दैट क्लियर? तब ये क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। अब आ जाओ, अब जरा आंसर रह गया ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, ओहो मूव्स, निकल गया, कोई बात नहीं। अब ऑक्सिलेटरी मोशन में क्या होता है, सर बताइए क्या होता है ऑक्सिलेटरी मोशन? In this motion, a body moves to and fro or back and forth. Back and forth, repeatedly about a fixed point, mean position in a definite kind of interval. जैसे ये एक बॉडी है, ये इसकी मीन पोजिशन है। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे पढ़ेंगे हम, नीचे लिखा दिया मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन मैं ऑक्सिलेटरी मोशन बता रहा हूं। एक फिक्स पॉइंट है, ये मीन पोजीशन हो गई इसकी, ये क्या हो गई, मीन पोजीशन। अब इसके टू एंड फ्रो मोशन करता है, इधर जाता है वापस आता है मीन पोजीशन पे, फिर इधर जाता है फिर वापस। तो ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, यहां तक इधर वाला एक्सट्रीम पॉइंट इससे ऊपर मिल जाएगा, वापस आ जाएगा मीन पोजीशन पे, फिर यहां तक ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट इधर का हो गया, इससे ऊपर मिल जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा, फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये क्या कौन सा मोशन कहलाता है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ ऑफ इसके मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन। और रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी एक ये मीन पोजीशन है, एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आ गया, एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आ गया, तो इसका एक चक्कर पूरा हुआ, इधर गया इधर वापस आया, इधर गया इधर वापस आया, यानी 4 सेकंड में इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो मैंने एग्जांपल दिया है, तो वो इसका टाइम पीरियड हो गया, वो इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। इस मोशन को टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ कहते हैं। फिर समझिए मीन पोजीशन है, यहां से यहां गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा, फिर आगे, फिर ये लौट आया मीन पोजीशन, फिर यहां गया दूसरी तरफ, उतनी दूर जितना इधर गया उतना इधर, फिर वापस लौट आया मीन पोजीशन। तो इसका ये एक रिवॉल्यूशन या एक चक्कर इसका पूरा हो गया, सही है, एक ऑक्सीलेशन इसका पूरा हो गया। अब ऑक्सीलेटरी मोशन है, इसलिए मैं ऑक्सीलेशन कह दे रहा हूं। अब टाइम का जब एक सेकंड इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, तो 4 सेकंड में ये अपना एक ऑक्सीलेशन पूरा कर लेता है। ये मोशन क्या कहलाता है, टू एंड फ्रो। तो हर 4 सेकंड में ये अपनी पोजीशन रिपीट करेगा, गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस। तो ये मीन पोजीशन में 2 सेकंड में वापस आ रहा है। देखो एक सेकंड में गया, एक सेकंड में वापस आया, 2 सेकंड में मीन पोजीशन पे आ गया, एक सेकंड में गया, एक सेकंड में वापस आ गया, तो फिर 2 सेकंड में वापस आ गया, एक सेकंड में गया, एक सेकंड में वापस आ गया, 2 सेकंड में वापस आ गया, एक सेकंड में गया, एक सेकंड में वापस आ गया। तो अपनी मीन पोजीशन पे आना या अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाता है तो वो मोशन क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। अब आ जाओ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन, हल्का सा वाइब्रेशन होता है जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक पास हल करके, ये मोशन बहुत ज्यादा ना हो। ये जो एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहां से यहां तक गया या यहां से यहां तक गया, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, देखो मेरा हाथ,
देखो अपनी इधर उधर जो मीन पोजीशन है ये इधर उधर तो जा रहा है देखो, लेकिन वो बहुत कम है। जब एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है तो वो मोशन क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन कर रहा है। मैं जानता हूं ये वाइब्रेटिंग, ये मीन पोजीशन है। अगर इसके ऐसे ऐसे करने लगे मीन पोजीशन पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा ना हो, ऐसे ऐसे बहुत हल्के, जैसे कल का पुल ट्रेन जब जाती है या कभी आप देखते हो पुल पर खड़े तो जलने वाले लगता है तो वाइब्रेट की मोशन बहुत अपनी ऐसे ऐसे होने लगेगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, पुल गिर जाएगा। इसलिए सेना पार जो करती है लेफ्ट राइट मोशन में करती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाइब्रेटिव है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स यानी टॉर्क अगर लीनियर हो जाए, ये मैं बात बता दूंगा। टॉर्क जो होता है कोई भी चीज वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन करती है या रोटेट करती है, रोटेटरी मोशन में भी होती है या सर्कुलर मोशन में, तो उस पर टॉर्क लगता है। जब वो लीनियर हो जाए, लीनियर डिपेंडेंट हो जाए, लीनियर हो जाए तो वो मोशन क्या कहलाता है? वो ऑक्सीलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जब टू एंड फ्रो कर रही है बहुत एम्पलीट्यूड है, वो मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो एक रेगुलर टाइम इंटरवल बाद अपनी मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीलेटरी मोशन। जब ये मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन बहुत कम हो, जैसे पुल या मेरा हाथ इस समय मीन पोजीशन पे बहुत थोड़ा थोड़ा ऐसे जा रहा है, मीन पोजीशन में थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वाइब्रेटरी मोशन। और जब टॉर्क या रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या हो जाए? लीनियर हो जाए। वी विल डिस्कस इट लेटर फर्स्ट ईयर में, अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, तब मैं उसमें बता दूंगा टॉर्क भी और ये, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, पढ़ते रहिए, बाय।